गाइस, करंट अफेयर्स की मैंने आपको अपडेट दी थी मॉर्निंग में, आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे नेशन में अभी क्या चल रहा है। तो गाइस, जो दूसरी अपडेट मैं आपसे देना चाहूँगी वो आईएमएफ से रिलेटेड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारी जो है आईएमएफ, और आई होप आप सबको पता होगा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो आईएमएफ हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करती है, ये फंड्स प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को जिनकी बैंक्रप्सी या दिवालिया निकलने वाली की कंडीशन होती है, जो बहुत फाइनेंशियली वीक हो रखी होती हैं। तो इस समय मार्केट में इसकी न्यूज़ क्यों आई है, आपको पता होगा श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्या उसकी इकोनॉमी गिर गई है, किस तरीके से, कितना बुरा हाल है श्रीलंका का और यूक्रेन का। तो इनकी कंडीशंस होती है, जो वर्ल्ड बैंक काम करती है, वर्ल्ड बैंक उनको लोन देती है, जो वर्ल्ड बैंक में बेसिकली स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे कहीं रोड बनानी हो, इंडिया में रोड बनानी है तो उस चीज़ के लिए लोन देती है। तो यूक्रेन में इस समय देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल हो रखा है। तो यूक्रेन में इस समय जो कंस्ट्रक्शन का काम है, आईएमएफ में ये पॉलिसीज होती हैं कि वो वॉर जोन वाले एरिया को मतलब लोन नहीं देती है या फंडिंग नहीं करती है। बट इस समय आईएमएफ ने अपना कॉन्ट्रैक्ट करके यूक्रेन को फंडिंग करी है, और यूक्रेन को जो फंडिंग हुई है $16 बिलियन की यूक्रेन को फंडिंग करी, और अप्रॉक्स 2.9 बिलियन, 3 बिलियन ही हो गया जो कि श्रीलंका को इन्होंने फंडिंग करी है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट ये हो रहा है, इंडिया इस चीज़ के लिए नाराज है कि श्रीलंका को इतनी कम फंडिंग और यूक्रेन को इतनी ज़्यादा फंडिंग, वो भी ओवर एंड अबव जा करके, जिसके लिए वो अलाउड नहीं था, वो काम आईएमएफ ने किया है। और जबकि वर्ल्ड बैंक का ये काम था कि वर्ल्ड बैंक उस एरिया में लोन दे सकता था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्चरिंग का काम होता है। तो ऐसा कुछ अभी देश में चल रहा है जहाँ आईएमएफ की तरफ से फंडिंग हो गई है फाइनली श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका के बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपको। श्रीलंका अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि वहां की इकॉनमी कितनी ज्यादा डूब गई, कैसे हम्बन टोटा चाइना ने अंडर कवर कर लिया है अपने पास। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी इकॉनमी हिट हुई? इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि इकॉनमी पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। जब हमारी कंट्री में टूरिस्ट आते हैं, हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हम वहाँ खर्चा करते हैं, तो उससे उस कंट्री की इकॉनमी ग्रो हो रही होती है। एग्जैक्टली सेम रीजन था अभी रशिया पे, जैसे सैंक्शंस लगी थी तो रशियंस कहीं घूमने फिरने नहीं गए, और कोविड का ड्यूरेशन था, कोविड फेज था, चाइनीज भी नहीं घूमने आए, तो मैक्सिमम श्रीलंका में जो टूरिस्ट आता था वो रशियंस आते थे, और अभी रशियंस का फ्लो वहाँ नहीं था, लोग घूमने फिरने नहीं आए। इस वजह से उनको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। जब उनके टूरिज्म इंडस्ट्री डूब गई, इस वजह से फिर आगे वो अपना दूसरी जगह खर्चा नहीं कर पाए। अब उनके वहाँ होती है कल्टीवेशन, इंडिया के एकदम बॉटम में आप देखेंगे तो कन्याकुमारी से नीचे ही श्रीलंका है। अगर हम उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी देखें तो वो इंडिया से नीचे है, बॉटम में, साउथ में। तो वहां पर भी एग्रीकल्चर अच्छा है, बट एग्रीकल्चर में वहां पे फर्टिलाइजर्स वो नहीं खरीद पाए जो कि रशिया से इंपोर्ट होनी थी। तो फर्टिलाइजर नहीं आए तो कल्टीवेशन अच्छी नहीं हुई, और कल्टीवेशन अच्छी नहीं हुई तो इसलिए उनकी प्रोडक्शन सही नहीं रही। तो प्रोडक्शन नहीं हुई तो फिर फाइनल आउटपुट रिजल्ट भी नहीं वो बेच पाए, मार्केट में उतना अच्छा आउटपुट नहीं आया, और उनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। तो इसी वजह से उनको फर्टिलाइजर्स, मतलब अब किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमें नहीं पता होगा तो ऐसी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं देश को डंप लग सकता है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी हम श्रीलंका की प्रेजेंट कंडीशन देख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ से इम्पैक्ट नहीं होता गाइस, अगर हमारे को अपने नेशन को ग्रो करना है, हमें हर जगह स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ अपडेट थी जो आईएमएफ से रिलेटेड थी। इसके साथ ही मैं एक और ऐड करना चाहूँगी। आपको पता है इंडिया में जो सिक्किम है उसको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फर्स्ट स्टेट ऐसी थी जो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग से कल्टीवेशन करती है, कुछ भी वो लोग एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स के लिए। तो सिक्किम इस तरीके से इंडिया का एक ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था। और इंडिया में, हमारे हिमाचल में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती ही है, सब नेचुरल खाद का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको इस नेचुरल खाद के बारे में जानकारी लेनी है, आपको परचेज करना है, ऑनलाइन कई जगह अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, कहीं भी, तो ऑनलाइन ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप कोई किसान भाई मेरे को देखता है, मेरे चैनल को देखता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंच जानी चाहिए। वैसे तो हम लोकली अपने लायक तो जो भी पशु रखता है अपने घर में, वो अपने लिए खाद बना लेते हैं, बट इससे भी ऐसा इश्यू क्रिएट होता है गाइस कि हम सोचते हैं इसका क्या, इससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट इन चीज़ों से भी इम्पैक्ट पड़ता है। जितना हो सके हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी चाहिए, ताकि हमारा जो है इनडायरेक्टली हमारी इकॉनमी हमेशा ग्रो करती रहे और कभी हमारे को ये सिचुएशन ना आए। और हमारा इंडिया हमेशा से सोने की चिड़िया बनता रहा है, तो आगे भी वो सोने की चिड़िया बने, और हम अपने नेशन को कुछ भी अपना एफर्ट करके ग्रो कर पाएं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये सब अच्छा लगा, तो लाइक भी कर दें साथ साथ, और मैं आगे भी जो भी आज करेंगे वो अपडेट दूंगी आपको साथ साथ। ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो इस ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और कल कुछ स्पेशल है